नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेंगे अध्याय 8 सजीवों की प्रमुख क्रियाएं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लेंगे बच्चों इसमें वो है पोषण की अवधारणा और उसका महत्व। क्या है पोषण, सबसे पहले हम ये जानेंगे। सभी सजीव जो हैं बच्चों, उन सभी को कार्य संपन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा सभी सजीव किससे प्राप्त करते हैं? ध्यान कीजिए, किससे प्राप्त करते हैं? हम सभी सजीव ऊर्जा को भोजन से प्राप्त करते हैं। तो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है बच्चों, जीवों में भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम पोषण कहते हैं। और वो सभी पदार्थ जो पोषण के दौरान ग्रहण किए जाते हैं, जिन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है या फिर हम ये कहें नए कोशिकीय पदार्थों का निर्माण भी होता है, उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले हम पोषण और पोषक पदार्थ को नोट करेंगे। क्या लिखेंगे हम? जीवों में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषक पदार्थ की बात कर रहे थे हम। वे सभी पदार्थ, या हम ये कहें भोज्य पदार्थ, वे सभी भोज्य पदार्थ जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है तथा नए कोशिकीय पदार्थ का निर्माण होता है, क्या कहलाएंगे? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। सबसे पहले लिए हमने पोषण की परिभाषा और उसके बाद पोषक पदार्थ क्या है। पोषण की अवधारणा के बाद बच्चों अगली बात जो हम इसमें कर रहे हैं वो है महत्व। आखिर पोषण का महत्व क्या है? तो 5 बातों को हम इसके अंदर ध्यान देंगे। पोषण का महत्व, सबसे पहले ऊर्जा देने वाले ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। नंबर 2, शारीरिक वृद्धि में सहायक। पोषण के अभाव में बच्चों शरीर जो है वो किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकता, उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। तीसरी बात, मरम्मत में सहायक। कोशिकाओं में जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत भी इन्हीं की सहायता से की जाती है। चौथी बात, शरीर का तापमान बनाए रखना भी इसी के द्वारा ही संभव हो पाता है। और 5वीं बात है बच्चों, रोगों से हमें सुरक्षा भी पोषण के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम इन 5 बातों को ध्यान दे सकते हैं पोषण के महत्व को बताने के लिए। सबसे पहला, ऊर्जा देने वाले ईंधन के रूप में, शारीरिक वृद्धि में सहायक, टूट फूट की मरम्मत में सहायक, शरीर का तापमान नियत बनाए रखने में सहायक और साथ ही साथ रोगों से सुरक्षा देने में सहायक।
चलिए आगे लेंगे बच्चों हम पोषण विधि के आधार पर जीवों को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पोषण के प्रकार। पोषण विधि के आधार पर दो प्रकार के जीव हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहला स्वपोषी और दूसरा है विषमपोषी, या जिसे एक और नाम दिया गया है परपोषी। स्व यानी स्वयं, खुद। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वो इस श्रेणी में रखे गए हैं। जबकि पर यानी दूसरा, ऐसे जीव जो दूसरे जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो आएंगे विषमपोषी या परपोषी की श्रेणी में। सबसे पहले हम लेंगे स्वपोषी। ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण अगर हम देखें बच्चों, सभी हरे पौधे इस श्रेणी में आते हैं तथा कुछ जीवाणु भी अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, तो वो हो गए स्वपोषी के उदाहरण। सबसे पहले अगर हम हरे पौधे की बात करें बच्चों इस श्रेणी में, तो हम सभी जानते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया का नाम दिया गया है बच्चों, छोटी कक्षाओं में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, हमें आगे और विस्तार से इसके बारे में पढ़ना है। तो कौन सी क्रिया द्वारा भोजन बना लेते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना लेते हैं। जब हम जीवाणु की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ कहा जीवाणु भी कुछ स्वपोषी की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सल्फर जीवाणु, नाइट्रिकारी जीवाणु तथा लौह जीवाणु, ये जीवाणु भी रासायनिक क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और चूंकि ये रासायनिक क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं बच्चों, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसीलिए इन्हें रसायन संश्लेषी कहते हैं। ये जीवाणु क्या कहलाते हैं? रसायन संश्लेषी कहलाते हैं।
इतनी बात तो हो गई बच्चों स्वपोषी जो श्रेणी है जीवों की उनके बारे में, कि ऐसे जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और स्वपोषी कहलाते हैं। इसमें जो हमने उदाहरण लिया है वो हमने दो बातें बताई है, हरे पौधे और कुछ जीवाणु। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जबकि जो जीवाणु हैं उन जीवाणुओं में उदाहरण है जैसे सल्फर जीवाणु, नाइट्रिकारी जीवाणु और लौह जीवाणु। ये रासायनिक क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और इसे क्या कहा जाता है? रसायन संश्लेषी कहा जाता है। आगे लेंगे बच्चों दूसरी श्रेणी विषमपोषी या परपोषी। विषमपोषी या परपोषी। अब इस श्रेणी में ऐसे जीव रखे जाएंगे, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। स्वयं नहीं बना पाते लेकिन अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। अब ये जो जीवों की श्रेणी है बच्चों विषमपोषी, ये थोड़ी बड़ी श्रेणी है। इसे हम आगे और विभाजित कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला जो हम इसके अंदर लेंगे बच्चों वो है प्राणी संभोजी। अब ये प्राणी संभोजी क्या है बच्चों? ऐसे प्राणी इसमें रखे गए हैं जो दूसरे प्राणियों से या उनके द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे प्राणियों से या उनके द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। दूसरे प्राणियों या उनके द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। इसे फिर से और भागों में बांटा जा सकता है बच्चों। प्राणी संभोजी का वर्गीकरण और किया जा सकता है। किस प्रकार से ये प्राप्त करते हैं भोजन? सबसे पहले इस श्रेणी में आ सकते हैं बच्चों शाकाहारी, जो क्या खाते हैं? पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये शाकाहारी जीव क्या करते हैं? पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इसके उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं? जैसे गाय और बकरी, हिरन आदि। प्राणी संभोजी का जो दूसरा वर्गीकरण किया जा सकता है बच्चों वो है मांसाहारी। मांसाहारी जंतु, इसमें मांस का भक्षण करने वाले, दूसरे जीवों का जो मांस है उस पर निर्भर रहते हैं, उसका भक्षण करते हैं ये जीव मांसाहारी जीव। इसका उदाहरण जैसे शेर, चीता। अब बच्चों इस श्रेणी में एक
मजेदार बात यह है कि मांस पर निर्भर केवल जंतु ही नहीं है, कुछ पादप भी ऐसे हैं जो दूसरे जीवों को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मांसाहारी पादप। मांसाहारी पादप। इस श्रेणी का उदाहरण घट पादप तथा ड्रोसेरा। ये दो उदाहरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ये पौधे होते हुए भी बच्चों कीटों का भक्षण करते हैं, इसीलिए इन्हें मांसाहारी पादप कहा जाता है। तो हमने बात की प्राणी संभोजी में पहला शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी। उसी प्रकार तीसरी जो श्रेणी है बच्चों इसकी, वो है सर्वाहारी। न सिर्फ पौधों पर निर्भर बल्कि ये जंतुओं को भी अपने भोजन के रूप में शामिल कर लेते हैं, यानी पौधों व जंतुओं पर निर्भर अपने भोजन के लिए। पौधों को भी खाते हैं, जंतुओं को भी खाते हैं। इस श्रेणी का उदाहरण आप नोट कर सकते हैं, जैसे सूअर जो है बच्चों इस श्रेणी का उदाहरण है। मनुष्य भी सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। सूअर, मनुष्य, चूहा, ये सब सर्वाहारी के उदाहरण हो गए। इसी श्रेणी में बच्चों एक और श्रेणी है, चौथी श्रेणी, वो है रुधिरहारी। यहां नोट कर देते हैं हम आपके लिए। चौथी श्रेणी रुधिरहारी। दूसरे जंतुओं के रुधिर को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी दूसरे जीवों के रुधिर पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। जानते हैं इनके उदाहरण, इस श्रेणी के उदाहरण। रुधिर से जो भोजन प्राप्त करते हैं बच्चों, जोंक इस श्रेणी में आ जाएगा, खटमल इस श्रेणी में आ जाएगा, बालों में जो जूं पाई जाती है वो इस श्रेणी के अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों जो विषम पोषी या परपोषी की जो श्रेणी चल रही थी कि जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनमें हमने पहली श्रेणी देखी है प्राणी संभोजी। और प्राणी संभोजी को फिर से हमने 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और रुधिरहारी। समय है बच्चों ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपका। बात हम कर रहे थे प्राणी संभोजी। जो लोग पीछे रह गए नोट कर सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। आगे हम बात करेंगे बच्चों प्राणी संभोजी के बाद दूसरी श्रेणी जो विषमपोषी की है वो है परजीवी। परजीवी क्या है बच्चों? सजीव प्राणियों तथा पौधों के शरीर के या तो ये बाहर रहते हैं या ये भीतर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ अपनी उपस्थिति से जिस जीव पर ये निर्भर हैं उसे हानि भी पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है बच्चों कि स्वयं तो वो लाभान्वित होते हैं, लेकिन जिस जीव पर वो निर्भर करते हैं उसे वो हानि पहुंचाते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं उसमें। तो जिस जीव पर वो निर्भर रहते हैं बच्चों उसे नाम दिया गया है परपोषी। पर यानी दूसरा, पोषी यानी पोषण देने वाला, यानी ऐसा जीव जिस पर निर्भर रहते हैं ये परजीवी। परजीवी जिस पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहा जाता है। अब ये दूसरे जीवों से भोजन तो प्राप्त करते हैं बच्चों, उस आधार पर दो भागों में इन्हें फिर से विभाजित किया जा सकता है। पहला है बाह्य परजीवी और दूसरा है अंतः परजीवी। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको। बाह्य यानी परपोषी की त्वचा से चिपककर, यानी शरीर के बाहर से ही वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और इस श्रेणी में उदाहरण है जैसे मच्छर और जोंक। तो त्वचा पर चिपक करके उस परपोषी के रुधिर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो अंतः परजीवी है वो शरीर के अंगों के भीतर, जैसे हो सकता है देह गुहा में, हो सकता है आहार नाल में या यकृत में, किसी अंग विशेष में प्रवेश करके उसके शरीर के भीतर ही रहते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। इस श्रेणी में उदाहरण है फीताकृमि, यकृतकृमि। जो बच्चों आपने सुना होगा पेट में जो कृमि होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो किसका उदाहरण हो जाएंगे? अंतः परजीवी का उदाहरण हो जाए। तो इस प्रकार विषम पोषी की दूसरी श्रेणी हो गई हमारी परजीवी। इसी प्रकार तीसरी श्रेणी है बच्चों, इसके अंदर विषम पोषी की तीसरी श्रेणी है सहजीवी। सी हो गया हमारा सहजीवी। सह यानी साथ साथ जीवन बिताने वाले जीव। दो भिन्न जातियों के जीव जब जीवन भर साथ साथ रहते हुए जीवन यापन करते हैं, यही नहीं दोनों एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों जैसे शैवाल की जाति अलग है और कवक की जाति अलग है, लेकिन दोनों साथ साथ मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं और जीवन भर एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। शैवाल क्या करेगा बच्चों? खाना बना लेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, और कवक को वो भोजन प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ कवक को क्या फायदा मिला कि कवक जो है वो इससे भोजन प्राप्त कर रहा है और शैवाल जो है वो अपना आश्रय इससे प्राप्त कर रहा है, यानी कवक के ऊपर ये शैवाल जो है वो आश्रय प्राप्त कर लेती है और कवक अपना भोजन इससे प्राप्त कर लेता है। तो दोनों एक दूसरे को, इसको क्या मिला? भोजन मिला, इसको क्या मिला? जगह मिली रहने के लिए। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं। तो ये सहजीवी का उदाहरण है। चौथी श्रेणी जो इनकी हो सकती है विषम पोषियों की, वो है मृत जीवी। मृत जीवों या उनके सड़े गले
अंशों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव मृत जीवी की श्रेणी में आएंगे। इसका उदाहरण है बच्चों कुछ जीवाणु तथा कवक, जो कि सड़े गले अंशों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये श्रेणी कहलाती है मृत जीवी। इस प्रकार से मोटे रूप में आपने क्या देखा, पोषण विधि के आधार पर दो प्रकार के जीव हमें दिखाई दिए। लिखते रहें जो लोग पीछे रह गए हैं। स्वपोषी और विषमपोषी। विषमपोषी की श्रेणी फिर से अपने 4 भागों में विभाजित की बच्चों। प्राणी संभोजी, दूसरा प से ही परजीवी, तीसरा सहजीवी और चौथा मृतजीवी। पोषण प्रकार के आधार पर, पोषण के आधार पर जीवों के प्रभाग देखने के बाद अब हम बात करेंगे कि पौधे किस प्रकार पोषण प्राप्त करते हैं। पौधों का देखेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे जंतुओं के पोषण की। ऊपर से मिटा दें बच्चों थोड़ा सा। पादपों में पोषण अगला टॉपिक है अपना। जैसा कि हमने आपको पहले बताया बच्चों, पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जरा यदि हम इसकी परिभाषा लिखें। हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा में जिस क्रिया द्वारा बदलते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं बच्चों, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसे रासायनिक क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह तो हो गई इसकी परिभाषा। यदि हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करें तो किस प्रकार करेंगे बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, इधर हम लेंगे जल के 12 अणु, H2O क्या है, जल के 12 अणु, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित या क्लोरोफिल के द्वारा किस में परिवर्तित हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। सूत्र है C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज इसमें परिवर्तित हो जाते हैं शर्करा में। साथ ही साथ हमें 6 अणु ये ऑक्सीजन के देते हैं और 6 ही अणु हमें जल के प्रदान करते हैं। इस क्रिया में जो बच्चों ऊर्जा हमें मिलती है वो ऊर्जा ATP और NADP के रूप में सुरक्षित रहती है, संचित रहती है। तो ये है आपके सामने प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण। कई बार परीक्षा में इसे पूछ लिया जाता है। आरंभिक पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल,
उपस्थिति सूर्य का प्रकाश नितांत आवश्यक है और क्लोरोफिल होना चाहिए जो कि हरे पौधों में उपस्थित होता है। ये सब रासायनिक क्रिया के द्वारा बदल जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में, ऑक्सीजन गैस इसमें बाहर निकलती है और जल के 6 अणु भी बनते हैं। इस क्रिया को बच्चों की इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती ही है क्या, प्रयोगों के द्वारा पुष्ट किया गया है। देखिए आप, एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। ऑक्सीजन का निकलना समझाता है ये प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। हमारी पुस्तक में बच्चों ये चित्र ही दिया हुआ है, आप इस प्रयोग को भी एक बार समझ सकते हैं। क्या है ये प्रयोग, देखिएगा। एक ये बीकर, यानी हमने कांच का बना हुआ एक बर्तन बीकर ले लिया, इसके अंदर बच्चों हमने जल भर लिया और ये जो आपको नीचे की तरफ पादप नजर आ रहा है, ये पादप है एक जलीय पादप। जलीय पादप में एक जाति है हाइड्रीला, उसका पादप है जो कि जल में ही रहता है ये पौधा। इस पौधे को हमने एक कीप में रख करके, ये नीचे क्या है कीप में रख करके इसको बच्चों जल से भरे हुए बीकर में हमने उल्टा करके रख दिया। इस कीप के ऊपर हमने एक ये परख नली भी उल्टी करके रख दी। इस परख नली में पहले से क्या भरा हुआ था, जल भरा हुआ था, तो जल से भरी हुई परख नली को हमने कीप के ऊपर उल्टा करके रख दिया। साथ ही साथ इस उपकरण को अब हमने धूप में रख दिया, क्योंकि ये जो जलीय पौधा है ये प्रकाश संश्लेषण कर लेगा क्योंकि पत्तियां हरी हैं, जल इसके पास उपलब्ध है, कार्बन डाइऑक्साइड है और चाहिए क्या इसको, सूर्य का प्रकाश। तो सभी परिस्थितियां जब इसे मिल गई, हमने इसे धूप में रख दिया कुछ घंटों के लिए। धीरे धीरे बाद में निरीक्षण करने पर क्या महसूस किया बच्चों की, इस परख नली में, ये जो परख नली है उसमें आप एक खाली जगह देख रहे हैं, जल का स्तर नीचे गिर चुका है और यहाँ पर जो एक खाली जगह है ये खाली नहीं है, वास्तव में यहाँ पर क्या है, एक गैस जो इस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो गैस निकली है वो गैस यहाँ आकर एकत्रित हो गई। धीरे धीरे जब संपूर्ण क्रिया हो जाती है, ये नली जो है वो गैस से भर जाती है। अंगूठे की सहायता से जब इस नली को, इस परख नली को हम अलग करते हैं और जलती हुई तीली जब इसके ऊपर ले जाते हैं बच्चों, तो महसूस क्या होता है, क्या दिखाई देता है हमें कि ये जो तीली है वो और तेजी से जलने लगती है। तो ये प्रदर्शित कर देता है हमें कि जो ये गैस इसमें एकत्रित है वो गैस और कोई नहीं, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो ये प्रयोग हमें ये बताता है बच्चों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। चलिए लौटते हैं अपनी क्लास में। ये हमारा समीकरण हो गया और हमने आपको बता दिया कि ये जो ऑक्सीजन O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस जो निकलती है, इसको हमने सिद्ध भी कर दिया। उसके बाद कौन से ऐसे कारक हैं बच्चों जो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों को फिर से हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, बाह्य कारक और दूसरा है आंतरिक कारक। हमें इनके डिटेल में नहीं जाना बच्चों, केवल हमें इनके नाम ही ध्यान रखने हैं। बाह्य कारक में हम सम्मिलित करते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, O2 यानी ऑक्सीजन की सांद्रता, जल, प्रकाश और तापमान। इन चीजों को शामिल करते हैं बच्चों हम बाह्य कारक के रूप में, जबकि आंतरिक कारक के रूप में हम शामिल करते हैं पर्णहरित, जीव द्रव्य कारक, जिसे एक नाम दिया गया है काल कारक, और तीसरा कारक है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का संचयन, उसका एकत्रित होना। जो ये भोजन बन रहा है ग्लूकोज, उसका एकत्रित हो जाना। तो आप अपनी बड़ी कक्षाओं में बच्चों इन कारकों को आप विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ
हमारे इस कक्षा के स्तर पर हमें केवल इनके नाम ध्यान रखने हैं। बाह्य कारक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, ऑक्सीजन का स्तर, जल, प्रकाश और तापमान। वहीं आंतरिक कारक के रूप में काम करते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने का पर्णहरित, जीवद्रव्य कारक या जिसे काल कारक भी कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का संचयन। नोट कर लें आप। एक छोटा सा टॉपिक और लेंगे हम इसमें। जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण। हमने पहले भी देखा था बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये जरूरी नहीं है केवल कौन करे, पौधे करें, कुछ जीवाणु भी इस क्रिया को संपादित करते हैं, तो वो हो गया जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण। विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषण है ये एक। रासायनिक क्रिया के द्वारा, इसमें सौर ऊर्जा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाता है, भोजन निर्माण किया जाता है। और जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण की श्रेणी में बच्चों जो हम उदाहरण ले सकते हैं वो है नील हरित शैवाल तथा बैंगनी जीवाणु। शैवाल भी क्या है, एक जीवाणु ही है। नीलहरित जीवाणु और बैंगनी जीवाणु जो हैं ये जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण की श्रेणी में बच्चों हमारे दो टॉपिक और रह जाते हैं, समय चाहिए उसको, तो वो लेंगे हम अपनी अगली क्लास में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया को संक्षेप में जानेंगे, और इसी प्रकार लेंगे हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में। तो बाकी बातें अगली क्लास में। नमस्कार बच्चों।